CAPF AC 2023 फीडबैक टॉपिक नंबर 3 इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। लास्ट का जो टू टॉपिक्स था वो आपको ऐसे हमने लिखने के लिए दिया था। आज का जो टॉपिक है आर्गुमेंट टॉपिक है। आर्गुमेंट आप जानते हो कि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका है। 2 आर्गुमेंट्स आपको पूछा जाता है और 2 आर्गुमेंट्स में आपके 20 × 2 यानी कि 40 मार्क्स हैं। और इसमें ऑब्वियसली है कि ऐसे में आपके पास विकल्प है जो हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। लेकिन आर्गुमेंट, रिपोर्ट और अदर कंपोनेंट्स जो हैं उसमें आपके पास चॉइस नहीं है, ओनली आप इंग्लिश में लिख सकते हो। आर्गुमेंट टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप ध्यान रखो कि जो आर्गुमेंट पूछा जाता है उसमें आपका जो आपसे एक्सपेक्टेशन होता है कि आप फॉर में लिखो और अगेंस्ट में लिखो। अब ए लॉट ऑफ कैंडिडेट होते हैं, बहुत सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो भी आपसे कहते हैं कि इसमें कंक्लूजन लिखो और इंट्रोडक्शन लिखो। एक चीज़ ध्यान रखो कि हमेशा कि ऐसे में आपको जो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन वो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। आर्गुमेंट टॉपिक में आपसे टारगेट, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आर्गुमेंट डेवलप करो। इट्स बेटर है मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स को जनरेट करो। अब मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स का मतलब ये नहीं है कि आप 10-20 डेवलप करोगे। इन नॉर्मल जो भी होता है, जैसे आप 2012 में देखो, 2012 में एक तरह से 75 वर्ड्स में आपको आर्गुमेंट लिखने के लिए बोलता था। 75 वर्ड्स में आप क्या इंट्रोडक्शन लिखोगे, क्या कंक्लूजन लिखोगे और क्या। इट्स बेटर है कि यदि आप हिस्ट्री को देखो, इसके एग्जाम के हिस्ट्री को, तो 75 वर्ड्स में इनिशियली बोला जाता था। आप इंट्रोडक्शन लिखोगे और कंक्लूजन लिखोगे तो आपका 75 वर्ड्स तो उसी में चला जाएगा। यानी कि मींस जो हिस्टोरिकली टारगेट क्या है आर्गुमेंट राइटिंग का, कि आप आर्गुमेंट डेवलप करो फॉर में और अगेंस्ट में। आज के डेट में आपके पास वर्ड्स नहीं दिए जाते हैं। बीच में देखोगे वर्ड्स दिए हुए थे कि 300 वर्ड्स में लिखने थे। अभी आज के डेट में वर्ड्स नहीं दिए हुए हैं। वर्ड्स नहीं दिए हुए हैं तो आपके पास लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन 3 पेजेज ही ओनली मिलते हैं, 1 आर्गुमेंट का 3 पेज। तो आपको इसमें से 1 to 2 लाइन आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, लेकिन कंक्लूजन लिखना मैं नहीं समझता हूँ जरूरी है। मैं अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंक्लूजन नहीं लिखो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं 100+ जो लाए हैं विदाउट कंक्लूजन लिखे हुए, मैं उनको अब ये नहीं आपको पता है ना कि इंडिविजुअली किस टॉपिक में कितना मार्क्स मिला। यदि आप आर्गुमेंट में कंक्लूजन लिखोगे तो मार्क्स वो डिडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन हमारा कहना है कि यदि आप बल्कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की जगह 1 एक्स्ट्रा पॉइंट लिखो आर्गुमेंट में, तो वो ज्यादा आपका फायदा होगा, वो ज्यादा आपका एडवांटेज होगा। तो जो रिक्वायरमेंट है जिसमें वो चीज को करो। अब आर्गुमेंट लिखने का जो फॉर्मेट, एक तरह से आप चाहो तो 1 लाइन का इंट्रोडक्शन दे दो। फिर जो है या तो इस ढंग से आप ये कर सकते हो कि एक तरफ फॉर और एक तरफ अगेंस्ट, पॉइंट नंबर 1 इस ढंग से एक लिख सकते हो। एक ये है, या तो एक है कि पहले आप 4 लिखो, पॉइंट 1 2 3 4 जो भी है, फिर उसके बाद अगेंस्ट लिखो, पॉइंट 1 2, आप 3 4 जो भी है, 3 4 अगेंस्ट में। नॉर्मली स्टैंडर्ड 5 पॉइंट्स लिखो, 5 पॉइंट्स बेटर, लेकिन ऑल पॉइंट्स जो होना चाहिए वो जस्टिफाइड होना चाहिए। अब कुछ कैंडिडेट हैं, हमारे ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो 100+, ऑब्वियसली वो भी 100, 1 टाइम 100 से प्लस लाए, 1 टाइम 100 से थोड़ा कम लाए। अब उन्होंने बोला कि सर हमने करीब 10 पॉइंट्स लिख दिया। अब 10 पॉइंट्स लिखोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन का मौका नहीं मिलेगा ना। हमेशा ध्यान रखो, अभी जो भी वर्ड्स आपके पूछे जाते हैं वो जो इनिशियली आपको पूछा जाता था ओरिजिनली 75 वर्ड्स में, तब आपके पास एक्सप्लेनेशन का कोई विकल्प नहीं है। सीधी पॉइंट लिखो, 1 2 3, मान के चलो 3 4 पॉइंट्स लिखो। 4 में जस्ट हेडलाइंस लिखो कि हाँ पॉइंट नंबर 1 ये है। लेकिन आज यदि 300 वर्ड्स प्लस एक तरह से आसपास पूछा जाता है तो आपको 5 पॉइंट्स लिखो, जस्टिफाई करो। 10 पॉइंट्स लिख करके और उसको जस्टिफाई ना करो, उसका कोई मतलब नहीं। और 10 पॉइंट्स जस्टिफाई करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए। तो 3 पेजेस में आपको लिखना है, 5 पॉइंट्स लिखो, जस्टिफाई। अब इसमें से क्या है कि यदि आप प्रॉपर 5 पॉइंट्स आता है तब पॉइंटिंग करो, चाहे इसमें हो, इस फॉर्मेट में हो या इस फॉर्मेट में हो। यदि आपको है कि पॉइंट नंबर 1 2 3 हम स्पेसिफिक उसको डिस्टिंक्ट कर रहे हैं, तब आप नंबरिंग करो। यदि डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे हो तो 4 पहले लिखो, अगेंस्ट पहले लिखो, पैराग्राफ फॉर्म में लिखो। वो पैराग्राफ है आपका, नंबरिंग ना करो, पैराग्राफ 1 2 3 4 5 जो भी आप कर सकते हो, या 4 पैराग्राफ ही करो, इधर 4 पैराग्राफ। तो आइदर आप पैराग्राफ वाइज कर सकते हो, या तो इस फॉर्म में करो, इस फॉर्म में करो, या इस फॉर्म में करो। तो ये और ये सेम है, बस दोनों में नंबरिंग, इसमें नंबरिंग आप कर रहे हो, इसमें नंबरिंग नहीं कर रहे हो। तो यदि आप बेटर
कंडीशन ये भी आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। नंबरिंग करते हो तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें से डिस्टिंक्ट रहता है कि अच्छा पॉइंट नंबर ये, पॉइंट नंबर ये 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, ये सारी चीजें। लेकिन यदि नहीं आपको स्पेसिफिक क्लियर है तो इट्स बेटर है कि विदाउट पॉइंट में पैराग्राफ वाइज लिख दो, तो दोनों किसी ढंग से आप कर सकते हो, वो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप चाहो तो कंक्लूजन लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है, लेकिन मेरा ओपिनियन यही है, मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ लंबे समय से, जब से मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, कि इट्स बेटर है कि आप 1 लाइन का 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख दो, लेकिन कंक्लूजन न लिखो, क्योंकि हमारा टारगेट जो टास्क दिया गया है वो आर्गुमेंट डेवलप करने का, कि हम सेम टाइम दोनों डायरेक्शन में सोच सकते हैं या नहीं। अब हर जो क्वेश्चन होता है उसका कुछ मकसद है। इनिशियल टाइम में देखोगे कि आर्गुमेंट राइटिंग 2011 से इंट्रोड्यूस किया गया, बिफोर दैट आर्गुमेंट राइटिंग आपके सीएपीएफ के एग्जाम में नहीं थे। आर्गुमेंट राइटिंग का मकसद क्या है? आर्गुमेंट राइटिंग का मकसद है कि किसी भी काम को करते हो तो उसके डायमेंशंस, दो डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं। जैसे किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, मान के चलो कि हायर एजुकेशन में आप इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसके ऐसा नहीं है ना लगेगा कि ये सॉरी हायर एजुकेशन में मदर टंग को, आई एम सॉरी, हायर एजुकेशन में मदर टंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कि मदर टंग में ही आपका स्टडी होगा, जो आपका सपोज हिंदी है तो हिंदी वाला, जो कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, वो। अब उसके क्या है, ये देखोगे कि पूरे एडवांटेज है? नहीं, उसमें डिसएडवांटेज भी है। तो दोनों तरफ से आपको करना है। आप एज असिस्टेंट कमांडेंट बने, आप किसी ऑपरेशन में जा रहे हो, तो कुछ पॉइंट्स हैं उस पर आपने विचार किया, अब यूनिडायरेक्शनल आपने थॉट दिया, लगा सब रोजी रोजी पिक्चर है, आप गए और अदर पॉइंट्स को आपने देखा ही नहीं और आप धाराशायी हो गए। तो आपको हर तरीके से दोनों एंगल से देखना है, किसी भी चीज को दोनों तरीके से देखो, कि किसी चीज का यदि पॉजिटिव है तो उसके निगेटिव्स भी हैं। यदि हम किसी ऑपरेशन में जा रहे हैं तो एक डायमेंशन को देख रहे हैं, तो हमें ये भी डायमेंशन लेकर के चलना, कि यस हमें लग रहा है कि यस हमारे पास इतने फोर्स हैं, इतने मैन पावर हैं, हम जाएंगे और मिशन को आराम से एकम्प्लिश कर देंगे। लेकिन अदर थिंग्स, कि हम जंगल में जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं जहां पूरा टेरेन के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, तो हमारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है, तो हम उसका बैकअप में लेकर के चलें, तो ये आपको एडवांटेज होता है। तो आज का जो टॉपिक है, यानी कि टोटल टॉपिक नंबर 3, कि राइट आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट फॉर द गिवन टॉपिक। हमेशा ध्यान रखो, जो टॉपिक दिया हुआ है फोर में उसको जस्टिफाई करोगे, फोर में जस्टिफाई करोगे और अगेंस्ट में उसके अगेंस्ट लिखोगे। हमें यहाँ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि फोर में पॉजिटिव लिखते हैं और अगेंस्ट में निगेटिव लिखते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब नहीं है। फोर का मतलब है टॉपिक को जस्टिफाई करो, अगेंस्ट का मतलब है टॉपिक के अगेंस्ट में लिखो। अब ये टॉपिक जो क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट वर्किंग वेल इन इंडिया। आप जानते हो कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर, अब ये नहीं इसमें आपको दिया हुआ है कि गवर्नमेंट में, ये अंडरस्टूड आपका है कि उसी के संबंध में ये करा। अब सेपरेशन ऑफ पावर आपके घर में नहीं कहेगा ना ये चीज। तो सेपरेशन, आप जानते हो फ्रेंच फिलोसफर एक थे मोंटेस्क्यू, तो मोंटेस्क्यू ने दिया क्या, कि सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये आपका जो है वो सेपरेट होना चाहिए, कि यानी कि लेजिस्लेचर अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे और जुडिशियरी अपना काम करे। ये देखोगे कि इनिशियली जब देश आजाद हुआ इसके पहले तक, जो लेजिस्लेट ये जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों एक काम करते थे, मतलब बहुत सारे काम इनके मिक्स थे। अब जैसे जो खास करके एग्जीक्यूटिव, जैसे आप अभी भी देखते हो जो डेजिग्नेशन नेम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का क्या मतलब है, कि ये मजिस्ट्रेट का भी काम कर रहे हैं। तो डीएम का, और कुछ जगह देखते हो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, या डेप्यूटी कमिश्नर भी, जनरल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम, ये जनरली देखा जाता है। तो बहुत सारे स्टेट्स में है डीएम का पोस्ट होता है, बहुत सारे स्टेट में डीसी होता है। एक्चुअली अब क्या काम उनका रह गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम रह गया, कि जो रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करना आपका काम इनिशियली रखा गया था। लेकिन 1973 तक देखोगे तो वो मजिस्ट्रेट का भी काम करते हैं, अभी भी कुछ जगह मजिस्ट्रेट का काम करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह वाले में होता है, तो हम उसमें नहीं जाए। लेकिन फिर उसको प्रॉपर सेपरेट कर दिया गया। अब लेजिस्लेचर का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, जुडिशियरी का काम अलग है। अभी देखोगे जो जुडिशियरी और लेजिस्लेचर, ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट में बराबर आते हैं, कि और ये आते हैं और फिर ये और ये आते हैं, इस वजह से कि अपॉइंटमेंट को लेकर के, बहुत सारे वर्किंग को लेकर के। अब सुप्रीम कोर्ट क्या है या हाई कोर्ट्स हैं, वो गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं, खास करके एग्जीक्यूटिव को, कि ये काम करना है, ये काम करना है। अब जो लेजिस्लेचर बोलती है कि ये काम जो है हमारा है, उस चीज को आप ये ना करें,
तो जब जब 4 में लिखोगे तो इसको जस्टिफाई करोगे कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग वेल। अभी जैसे फॉर एग्जांपल डे बिफोर यस्टरडे, आई होप उसमें, या यस्टरडे जो भी है, 1-2 दिन पहले का ही है, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, तो उन्होंने ऑब्वियसली उस प्रोग्राम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी प्रेजेंट थे, तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली वर्ल्ड में ओवर ऐसा कहीं नहीं हो रहा है कि जो इनोनिमसली जो लेजिस्लेचर है उसने कुछ पास किया बिल को, लॉ को, अमेंडमेंट को, विदाउट टेकिंग एनी नेम ऑफ एनी अमेंडमेंट, लेकिन उसको जुडिशरी जो है वो आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकती है। लेकिन ऑब्वियसली है, वाइस प्रेसिडेंट हैं वो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा सही है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें रेगुलर चलते रहती है। अभी देखोगे किरण रिजिजू जो हैं वो रेगुलर रूप से बयान देते रहते हैं जुडिशरी के खिलाफ। तो कुछ चीजों को आपको इसमें बताना है कि क्यों ये वर्क नहीं कर रही है, तो आपको पॉइंट से जस्टिफाई करना है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, अब वो वर्क सही से नहीं कर रही है। और अब अगेंस्ट में जब लिखोगे तो आपको ये जस्टिफाई करना है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है वर्क कर रहा। अब ये ठीक ठाक वर्क कर रहा है इन द सेंस कि अब उसमें से ये करोगे तो ऐसा नहीं करोगे कि परफेक्टली वर्क कर रहा है इन द सेंस, बट मेजोरिटी सही वर्क कर रहा है। कि आप फिर देखोगे कि सेपरेशन दिखाओगे कि यस वो उसके बाद सेपरेशन हो गया, मान के चलो 1973 में, तो उसके बाद जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में अलग ये है। फिर उसके बाद लेजिस्लेचर जो है अपना काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव जो है अपना काम कर रही है, और सो जुडिशियरी है वो अपना काम कर रही है। इफ जुडिशियरी इज गिविंग सम इंस्ट्रक्शन, देन इट इज गिविंग इन द मैंडेट ऑफ इट्स पावर। तो जो इसके पास पावर है, फॉर एग्जाम्पल इट इज फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सपोज सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इफ लेजिस्लेचर कुछ एक्ट को पास कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है यदि उसमें डिमेरिट है, उसमें प्रॉब्लम है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो ऑब्वियसली है लेजिस्लेचर के काम में इंटरफेयर करेगी, इन द सेंस कि ये उसको नल एंड वॉइड करेगी। तो जब अगेंस्ट में लिखोगे तो बोलोगे चीजें ठीक चल रही है, और इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो उस डाइवर्स कंट्री में हर के रिक्वायरमेंट को, हर के जरूरतों को पूरा करना जो होता है मैक्सिमम, अब सब इंडिविजुअल का तो आप फुलफिल नहीं कर सकते हो रिक्वायरमेंट, बट मेजोरिटी जितना हो सकता है उसको करते हो, तो उसमें लिटिल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसको आप लिखोगे, ऑब्वियसली लिख करके सेंड करोगे जो पेड प्रोग्राम वाले हो, और जो भी जिनको कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, तो वो आप हमें मैसेज कर सकते हो। कंटिन्यू आप लिखो, जब तक आप लिखोगे नहीं, कोई भी टॉपिक आपको मिलता है तो उस टॉपिक, समटाइम क्या होता है ना, एट फर्स्ट इंस्टांस जो होता है टॉपिक आपको देखने में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब उसको एनालिसिस करते हो तो आप चीजें समझते हो। समटाइम जो होता है टॉपिक बहुत आसान लगता है, हम उसको तुरंत देखें और लिख देते हैं, लेकिन टॉपिक का वो रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो अभी क्या होता है, इंडिविजुअल टॉपिक में आपके पास टाइम होता है, सफिशियंट टाइम होता है, ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि आप टाइम लोगे, अच्छा खासा टाइम लोगे, उसको हर टॉपिक को एनालिसिस करोगे, एनालाइज करोगे, और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस को लिखोगे। लेकिन जब आप फुल लेंथ टेस्ट लिखने लगते हो, तो फुल लेंथ टेस्ट में क्या होता है कि उसमें से आपके पास लिमिटेड टाइम होते हैं। अब सम टाइम बहुत बार क्या होता है ना कि कोई भी स्टूडेंट ये बोलता है ना कि मैंने तो पूरा अच्छा से लिख के आया है तो मार्क्स अच्छा मिलेगा, और रियल में मार्क्स अच्छा नहीं मिलता है। ये आप में से इन नंबर ऑफ मेजोरिटी के पास ये एक्सपीरियंस होगा जो एग्जाम दे चुके हो। कुछ को लगता है कि टारगेट कितना करके आए हैं और वो नहीं मिलता। इसका कारण क्या होता है बहुत बार कि हम कंटेंट तो लिख देते हैं, हम चीज़ों को लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो रिक्वायरमेंट था वो नहीं लिख पाते हैं। तो हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो हमें पता चलता है, जब वंस लिखते हैं उस पर फीडबैक मिलता है, तो ये पता चलता है ना कि अच्छा ये वाला पॉइंट एक्चुअली इस टॉपिक में ये पूछ रहा था और हमने लिख करके ये आए हैं। तो उसमें से अब यूपीएससी तो आपको कॉपी रिटर्न करके नहीं दे रही है ना कि या हाँ जी देखिए ये वाला आपने गलती किया है। वहाँ तो आप टेस्ट में क्या होता है, जब आप लिखते हो तब आपको पता चलता है कि यस हम यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को करो, जो भी डाउट्स हैं, और वो रेगुलर आप अपना वर्क करते रहो। ओके, थैंक यू।